नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे नाभिक की विखंडन अभिक्रिया के बारे में। ये जो टॉपिक है कक्षा 12 NCERT की पाठ्यपुस्तक के 13वें चैप्टर नाभिक से हमने लिया है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि नाभिक की विखंडन अभिक्रिया होती क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देखेंगे, कुछ उपयोग यहां पर हम देखेंगे। साथ में हम एक नाभिक की विखंडन अभिक्रिया से उत्सर्जित ऊर्जा का मान भी यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाभिक की अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें नए नाभिकों का निर्माण होता हो, नाभिक की अभिक्रियाएं कहलाती है। न्यूक्लियर रिएक्शन उसे हम कह सकते हैं। नाभिक की अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक नाभिक या दो नाभिक होते हैं और वो आपस में मिलकर या किसी एक नाभिक के ऊपर दूसरा कोई कण अटैक करता है तो नए नाभिकों का निर्माण होता है। तो उन अभिक्रियाओं को हम नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं एक्चुअल में है क्या, नए नाभिकों का निर्माण यदि हो रहा है तो उन अभिक्रियाओं को हम नाभिकीय अभिक्रियाएं कहेंगे। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें नए नाभिकों का निर्माण होता है नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाती है। देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया क्या है। नाभिकीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें नए नाभिकों का निर्माण होता हो, नए नाभिकों का निर्माण होता हो, नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाती है। नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाती है। देखिए, नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं तथा नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। और आज के इस वीडियो में हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार, नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है वो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं। नाभिकीय विखंडन। दूसरा जो प्रकार है वो है नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। यहां पर आप देखेंगे नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, जब कोई एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के मध्य ग्राफ खींचा था और उस ग्राफ से कुछ निष्कर्ष हमने प्राप्त किए थे। हमने उस ग्राफ में देखा था कि जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक है उनके लिए EBN मतलब प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, और जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के मध्य होती है उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। और जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो किसी नाभिक के स्थायित्व को बताती है, अर्थात EBN का मान जितना ज्यादा होता है वो नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी होता है।
EBN का मान यदि किसी नाभिक के लिए कम है तो वो कम स्थायी है, EBN का मान ज्यादा है तो वो नाभिक ज्यादा स्थायी होता है। क्लियर? हमने यहां पर हमें समझना है कि जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 170 से ज्यादा है उनके लिए EBN का मान कम होता है, अर्थात वो कम स्थायी होते हैं। जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या कितनी है, एक का यदि मान है हमारे पास में, यदि एक का जो मान होता है वो 170 से अधिक है, जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 170 से ज्यादा है उनके लिए, उन नाभिकों के लिए जो EBN का जो मान होता है वो बहुत कम होता है, 7.6, 7.7, 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही होता है। और जिन नाभिकों के लिए द्रव्यमान संख्या का जो मान है वो 30 से लेकर 170 के बीच में होता है, उन नाभिकों के लिए EBN का जो मान है वो लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से लेकर 170 होती है उन नाभिकों के लिए EBN का मान होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ है कि ये वाला जो नाभिक होता है जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच में होती है वो इनकी तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। ये जो नाभिक होते हैं इनको हम भारी नाभिक कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इनकी तुलना में तो ये क्या होंगे? भारी नाभिक। और इनकी तुलना में ये वाले जो नाभिक हैं वो कैसे हैं? हल्के नाभिक। तो देखिए हल्के नाभिकों का EBN का मान ज्यादा, भारी नाभिकों के लिए EBN का मान कम। तो जिनके लिए EBN का मान कम होता है वो कम स्थायी होते हैं, जिनके लिए EBN का मान ज्यादा होता है वो ज्यादा स्थायी होते हैं। तो ये वाले जो नाभिक हैं वो कम स्थायी हैं, ये वाले जो नाभिक हैं वो ज्यादा स्थायी हैं। इसलिए एक जो भारी नाभिक होता है वो दो हल्के नाभिकों में टूटना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसका स्थायित्व बढ़ जाता है, उसके लिए EBN का मान बढ़ जाता है। जैसे ही EBN का मान बढ़ेगा इट मीन्स वहां पर उसका स्थायित्व बढ़ रहा है। अब देखिए ये जो EBN है वो है क्या, कि किसी एक न्यूक्लियन को हम नाभिक से बाहर निकालें तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा, तो EBN जिसके लिए जितना ज्यादा होगा उस नाभिक में से न्यूक्लियन को बाहर निकालना उतना ही मुश्किल काम होता है। क्लियर? और जिनके लिए EBN का मान कम, उस नाभिक में से न्यूक्लियन को बाहर निकालना उतना ही आसान होता है। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि EBN का मान कम या ज्यादा क्यों हो रहा है। उसके पीछे रीजन है कि जब इन न्यूक्लियनों को हम अलग अलग इनका द्रव्यमान देखें और एक साथ में इनका द्रव्यमान देखें तो इनके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। इनके द्रव्यमान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और वो जो कमी है, द्रव्यमान में कमी हुई है, वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। और यदि एकांक द्रव्यमान संख्या के लिए हम बंधन ऊर्जा देखें तो उसको हम EBN या नाभिकीय प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा उसको हम कह देते हैं। तो एक्चुअल में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है कि जब अलग अलग न्यूक्लियन होते हैं और नाभिक में जब एक साथ में न्यूक्लियन होते हैं तो उनके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। वही जो द्रव्यमान में कमी हुई है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। और यदि उसके अंदर हम द्रव्यमान संख्या का भाग लगा दें तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो एक्चुअल में द्रव्यमान में कमी आने की वजह से ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्रिएट हो रही है। और द्रव्यमान में ज्यादा कमी आ रही है, इसका मतलब उसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी। बंधन ऊर्जा क्या होगी? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी अधिक होगी। क्लियर? तो अब यहां पर हम समझ लेते हैं कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है क्या। एक बार देखिए, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। यहां तक तो मैंने समझा दिया है आपको कि जो भारी नाभिक होते हैं वो कम स्थायी होते हैं और जो हल्के नाभिक होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं। अब एक जो भारी नाभिक है वो हल्के नाभिक में टूटना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया उसी को ही कहा जाता है कि जब कोई भारी नाभिक दो लगभग समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्लियर? तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं और फिर इसके पश्चात हम कुछ नाभिकीय विखंडन के एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे जिससे आप बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। चलिए, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय
विखंडन अभिक्रिया। तो देखिए नाभिक की विखंडन अभिक्रिया क्या है कि जब कोई भारी नाभिक का मतलब यहां पर है जिसकी द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अधिक लगभग समान द्रव्यमान वाले, लगभग समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिकों में टूटते हैं। द्रव्यमान वाले हल्के नाभिकों में टूटते हैं, तो उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन हम कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है उसके कुछ एग्जाम्पल्स। ये जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है उसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अर्थात अत्यंत ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। दहन अभिक्रियाएं या जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जबकि नाभिकीय अभिक्रियाओं में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्लियर? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में अत्यंत ऊर्जा, अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। चलिए मैं यहां पर पुट भी कर देता हूं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्लियर? मैं यहां पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स पुट कर रहा हूं। हमारे पास में जैसे यूरेनियम 235 है, नाभिकीय विखंडन का ही मैं यहां पर एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। यह हमारे पास में है एक यूरेनियम का नाभिक, इसका परमाणु क्रमांक 92, द्रव्यमान संख्या 235। इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन का अटैक करवाते हैं। ये जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है वो न्यूट्रॉन प्रेरक अभिक्रिया होती है। न्यूट्रॉन प्रेरक का मतलब है न्यूट्रॉन ही इसको स्टार्ट करता है, नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी न्यूट्रॉन ही होता है। तो ये एक न्यूट्रॉन प्रेरक अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया कैसी है? न्यूट्रॉन प्रेरक, न्यूट्रॉन प्रेरक है। क्लियर? तो इसके ऊपर हम एक न्यूट्रॉन का अटैक करवा रहे हैं। यह है आक्रमणकारी कण न्यूट्रॉन। क्लियर? और जब ये आक्रमणकारी कण यूरेनियम 235 पर आपतित होता है तो यहां पर यूरेनियम 236 हमें मिल जाता है। ये यूरेनियम 236 हमें प्राप्त हो गया है। यूरेनियम 236 एक अस्थायी नाभिक होता है। यूरेनियम 236 कैसा नाभिक है? एक अस्थायी नाभिक है। ये अपनी इस अवस्था में ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकता, अल्प समय के लिए ये नाभिक रहेगा, तत्पश्चात ये 2 हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। टूटने के पीछे रीजन है कि वो पहले की तुलना में ज्यादा स्थायी हो जाएगा क्योंकि उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो यहां से ये यूरेनियम 236 है वो देखिए किन किन नाभिकों में टूट सकता है, उसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं उन्हीं टुकड़ों में ही विभाजित हो, अन्य भागों में भी टूट सकता है। मैं यहां पर ले रहा हूं पहला पार्ट कि ये बेरियम और क्रिप्टोन में टूट सकता है। बेरियम और क्रिप्टोन के अंदर इसका विभाजन हो सकता है। देखिए बेरियम का परमाणु क्रमांक 56, द्रव्यमान संख्या इसकी 144, क्रिप्टोन द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक 36,
जो द्रव्यमान संख्या है वो हमारे पास में है 89 और यहां पर 3 न्यूट्रॉन का भी उत्सर्जन होता है, साथ में कुछ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो प्रोटॉनों की संख्या है वो नियत रहती है, द्रव्यमान संख्या नियत रहती है। तो 56 और 36 92 हो गए और 144 और ये यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर है तो 92 और 144 236 हो गए, जो कि इतने ही थे पहले भी। तो इस अभिक्रिया के अंदर एक जो भारी नाभिक था वो 2 हल्के नाभिकों में टूट गया, साथ में यहाँ पर न्यूट्रॉनों का भी उत्सर्जन होता है और अपार ऊर्जा बाहर निकलती है। ये जो ऊर्जा है इसका आकलन भी हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। ये ऐसे भी टूट सकते हैं कि बेरियम क्रिप्टॉन के स्थान पर ये जिनोन और स्ट्रोंशियम में भी टूट सकते हैं। जिनोन का परमाणु क्रमांक 54, द्रव्यमान संख्या 140, फिर यहां पर टूट सकता है ये अन्य दूसरा जो नाभिक में ले रहा हूं वो स्ट्रोंशियम 38 और यहां पर इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो देख लीजिए। द्रव्यमान संख्या आप यहां पर हम लेंगे 94, तो यहां पर 2 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे। कितने न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होगा? 2 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। देखिए ये कोई फिक्स नहीं है, यहां पर 3 भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं और ये जो नाभिक यहां पर बन रहे हैं ये भी स्थायी नाभिक नहीं होते, ये भी बीटा कणों का उत्सर्जन करके फिर स्थायी होते हैं। क्लियर? ये अभी जो जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन बन गया यहां तक ही ये रिएक्शन खत्म नहीं हो जाती, बट विखंडन अभिक्रिया तो यहीं तक है। विखंडन अभिक्रिया तो यही है कि एक जो भारी नाभिक था वो 2 हल्के नाभिकों में टूट गया, तो इसको तो हम नाभिक की विखंडन अभिक्रिया कहते थे। बट ये जो बेरियम और क्रिप्टॉन है ये अभी स्थायी नाभिक नहीं बने हैं, ये भी क्या करते हैं बीटा पार्टिकल्स का उत्सर्जन करके स्थायी नाभिक बना लेते हैं। बीटा पार्टिकल्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करेंगे ये, तब जाकर ये स्थायी बनेंगे। क्लियर? तो यहां पर यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन का अटैक करवाते हैं तो यूरेनियम 236 बन जाएगा, उससे बेरियम क्रिप्टॉन बन सकता है या जिनोन स्ट्रोंशियम बन सकता है या देखो और क्या बन सकता है। मैं यहां पर एक अन्य एग्जांपल ले रहा हूं, ये हो गया है, या यहां से ये भी बन सकता है। मैं यहां पर ले लेता हूं एंटीमनी, परमाणु क्रमांक 51, द्रव्यमान संख्या 133, फिर मैंने यहां पर एंटीमनी ले लिया है, फिर एंटीमनी के साथ में हमें लेना पड़ेगा नायोबियम, परमाणु क्रमांक 91। देखो 41 है ये, 51 और 41 हो गया 92 और द्रव्यमान संख्या यहां पर 4 न्यूट्रॉन यहां पर उत्सर्जित होते हैं और अपार ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। तो ये यहां पर इसकी द्रव्यमान संख्या हमारे पास में आ गई है 99। देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, 133 और यहां से ये 4 हैं, 103 और 33 236 हो जाएंगे। क्लियर? तो ये कुछ नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं के मैंने उदाहरण आपके सामने रखे हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक भारी नाभिक होता है और वो 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। टूटने के पीछे रीजन है कि उसकी प्रतिन्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है। प्रतिन्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो जब एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है तो इसका स्थायित्व बढ़ जाता है, इसलिए भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है। क्लियर? अब मैं यहां पर एक यूरेनियम का जो परमाणु होता है उससे कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है आपके सामने रख देता हूं। देखिए जब हम बात यहां पर करें कि हमारे पास में जैसे कोयला है या कोई दहन कोयले का दहन करवाएं, पेट्रोलियम का दहन करवाएं या कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें 1 किलोग्राम, जैसे मैं कोयला ले रहा हूं, 1 किलोग्राम कोयले के दहन से 10⁻7 जूल ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कितनी ऊर्जा निकल रही है? 10⁻7 जूल। जबकि हम 1 किलोग्राम यूरेनियम लें और उसका नाभिकीय विखंडन करवाएं तो 10⁻14 जूल ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो कि कोयले की तुलना में 10⁻7 गुना अधिक होती है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर एक भारी नाभिक से आपको समझाने वाला हूं कि जैसे यूरेनियम ही लें या कोई भारी नाभिक ले लें और उस एक नाभिक के विखंडन से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। देखिए कैसे होता है, इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन कैसे।
अब यहां पर हम समझ लेते हैं कि जब कोई एक भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटता है तो कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। मैं यहां पर एक यूरेनियम जैसा ही एक भारी नाभिक ले रहा हूं और वो लगभग दो समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिकों में टूटता है तो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वो अब यहां पर हम समझ लेते हैं। देखिए, जब यूरेनियम जैसा कोई भारी नाभिक होता है तो उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है कम, और जैसे ही वो एक हल्के नाभिक में टूटता है तो उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहां पर देखिए, समझ लीजिए क्या है। मैं यहां पर एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा रहा हूं कि यूरेनियम जैसा ही कोई नाभिक है, यूरेनियम जैसे भारी नाभिक, यूरेनियम जैसा ही ले रहे हैं भारी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लगभग कितनी होती है? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब मैं ले रहा हूं यहां पर भारी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा। भारी नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या है वो मैं 240 कंसीडर कर लेता हूं कि कुल बंधन ऊर्जा। तो जो कुल बंधन ऊर्जा है उसकी, देखिए, एक जो न्यूक्लियन है उसके लिए उसकी जो बंधन ऊर्जा है वो है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उस भारी नाभिक के अंदर 240 न्यूक्लियन है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? आप 7.6 को 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होगी। भारी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा इतनी होगी। अब देखिए, हल्के नाभिक जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें कि 240 द्रव्यमान संख्या वाला जो नाभिक है, भारी नाभिक है, वो 120 द्रव्यमान संख्या वाले दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो हल्का नाभिक यहां पर हमारे पास में जो प्राप्त होगा उसकी द्रव्यमान संख्या है 120 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जो जिसे हम EBN कह रहे हैं, वो होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो हल्के नाभिकों की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दो हमारे पास में हल्के नाभिक हैं, प्रत्येक की जो द्रव्यमान संख्या है वो हमारे पास में 120 है, कुल मिलाकर 240 उनकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी कि कुल बंधन ऊर्जा। देखो, इसको भी आप समझ लीजिए क्या होगी। देखो, एक की बंधन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है 8.5 और पूरी जो न्यूक्लियनों की संख्या है वो है 120, और ऐसे हमारे पास में दो नाभिक है तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 गुणा 8.5 गुणा 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उन हल्के नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा होगी। अब यहां पर हम देखेंगे कि इस अभिक्रिया में उत्पन्न कुल ऊर्जा, इस अभिक्रिया में उत्पन्न कुल ऊर्जा, देखिए, इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ रही है, इसका मतलब है द्रव्यमान में क्षति अधिक हो रही है। जो द्रव्यमान में अधिक क्षति हो रही है वो ये बताता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन अधिक होगा। तो यहां से आप देखेंगे कि कुल ऊर्जा यहां पर हमारे पास में कितनी होगी। ये इसकी बंधन ऊर्जा है, इतनी बंधन ऊर्जा इसको बांध कर रखती है। तो 2 गुणा 8.5 गुणा 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो हल्के नाभिकों की है। भारी नाभिक की कितनी है? माइनस में 7.6 गुणा 240, ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहां से आप देखेंगे इसको जब हम गुणा कर देंगे तो 8.5 गुणा में 240 माइनस 7.6 गुणा में 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, इन दोनों में से हम 240 कॉमन ले लेते हैं तो 8.5 माइनस 7.6 रह जाएगा, गुणा में 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.9 गुणा में 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब इसको हम गुणा करेंगे तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा।
216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी एक यूरेनियम जैसे भारी नाभिक से उत्सर्जित होती है। इसका मतलब यह हो गया है कि जो भारी नाभिक है जिनकी द्रव्यमान संख्या लगभग 240 होती है, उससे लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो एक ही जो नाभिक होता है उससे अत्यंत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे हम एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि हमारे पास में जैसे यूरेनियम है और यूरेनियम के 1 किलोग्राम द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। हम आपको इस पर नाभिक के विखंडन पर ही आधारित एक उदाहरण आपको बता देते हैं, समझ लेते हैं। अब देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि प्रति विखंडन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न मानते हुए 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 से उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। देखिए हमें यह बता रखा है कि एक नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 से कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो हमें यह ज्ञात करना है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम के अंदर नाभिकों की संख्या कितनी होती है, और एक नाभिक से इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो 1 किलोग्राम से कितनी होगी। तो 1 किलोग्राम में नाभिकों की संख्या हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं, उसको हम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देंगे तो हमें 1 किलोग्राम यूरेनियम से उत्सर्जित ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। तो देखिए हम क्या जानते हैं, 1 मोल की परिभाषा से इसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्रामों में मात्रा लीजिए। तो 235 ग्राम यूरेनियम हमने कितना ले लिया, 235 ग्राम यूरेनियम में नाभिकों की संख्या। यूरेनियम में देखो जितने परमाणु होंगे उतने ही नाभिक होंगे, तो मैं परमाणुओं की संख्या कह दीजिए या नाभिकों की संख्या कह दीजिए। परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। यहां पर आप क्या ले सकते हैं, नाभिकों की संख्या भी ले सकते हैं। वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी जो कि 6.023 गुणा इसकी घात 23 होती है। देखो एक बार इसको समझ लीजिए, 1 मोल किसे कहा जाता है, 1 मोल है आपके पास में जो अणु या परमाणु है उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्रामों में ली गई मात्रा, और 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु अणु होते हैं। तो यहां पर हमने यूरेनियम 235 के 235 ग्राम लिए और उन 235 ग्राम में अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु या नाभिक उपस्थित होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने उपस्थित होंगे, तो 1 ग्राम यूरेनियम में नाभिकों की संख्या तो 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 235। अब हमें चाहिए 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में नाभिकों की संख्या, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻3 अपॉन 235। ये हमारे पास में आ गया है 1 किलोग्राम में नाभिकों की संख्या। और एक जो नाभिक है उससे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो यहां से कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, 1 किलोग्राम यूरेनियम से उत्सर्जित कुल ऊर्जा, यूरेनियम से उत्सर्जित कुल ऊर्जा, कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻26 हो जाएगा अपॉन 235 इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहें तो इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊर्जा बराबर, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए 6.023 इंटू ये में जो 2 है वो मैं यहां पर मल्टीपल में लिख देता हूं अपॉन 235,
और यहां पर 10 द पावर हो जाएगी 26 है, 26 और 2 घात यहां से आ जाएगी तो 10 द पावर 28। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6, 10 की घात 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो यहां से जो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी ऊर्जा होती है 1.6 गुणा 10 की घात -13 जूल। अब ये जूल में आ गई है, देखो मेरी बात को सुनना। एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 द पावर -19 जूल के, और एक जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 द पावर -13 जूल के इक्वल होता है। मेगा का मतलब 10 की घात 6 होता है। मेगा का मतलब यहां पर कितना है 10 की घात 6, तो यहां से 10 की घात 6 उसमें से कम हो जाएगी 10 की घात -19 में से, तो 10 की घात -13 रह जाएगी। क्लियर, ये आ गया हमारे पास में। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहां से इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूं, इसको 2 से गुणा कर दीजिए तो 12.046 गुणा 1.6 बट्टे में 235। यहां से 10 की घात हमारे पास में रह गई है, देखिए कितना आ गया है हमारे पास में, 10 की घात 15 प्राप्त हो गया है, 10 की घात 15। अब जब हम इसको डिवाइड करें 1.6 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 1.6 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, तो 1.6 से गुणा कीजिए इसको, 16 को 6 से करेंगे 96, 9 हासिल की हो गई है, 16 को 4 से गुणा करेंगे 64, 64 और 9 हमारे पास में हो गया 73, 7 हासिल की हो गई है, 7 यहाँ पर आ गया हमारे पास में, 16 को आप 12 से गुणा करेंगे 192 आ गया हमारे पास में, 192। 4 संख्या पहले पॉइंट पुट करना है, तो यहां से यहां पॉइंट पुट किया जा रहा है 235 गुणा 10 की घात 15। इसमें भी हम इसको ऐसे लिख दें 192.736 बट्टे में 235 गुणा 10 की घात 14। तो यहां से जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो 10 की घात 14 जूल की कोटि की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 1 किलोग्राम जो यूरेनियम होता है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, 10 की घात 14 जूल की कोटि की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब मैं यहां पर बात करूंगा श्रृंखला अभिक्रिया की, चेन रिएक्शन क्या होती है। देखिए चेन रिएक्शन है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का ही एक पार्ट होता है। विद्यार्थियों अब यहां पर हम चर्चा करेंगे श्रृंखला अभिक्रिया की, चेन रिएक्शन क्या होता है। देखिए ऐसी नाभिकीय अभिक्रियाएं जिसमें विखंडन के पश्चात उत्सर्जित जो न्यूट्रॉन है वो नए नाभिकों का यदि विखंडन करते रहें और लगातार प्रोसेस चलती रहती है तो उस अभिक्रिया को हम नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार देखिए मैं यहां पर डेफिनेशन पुट कर देता हूं, श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। देखिए श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी विखंडन अभिक्रिया जिसमें उत्सर्जित जो न्यूट्रॉन है वो नए नाभिकों का विखंडन करें और प्रोसेस लगातार चलती रहें तो उस अभिक्रिया को हम नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन यहां पर पुट कर देता हूं, ऐसी विखंडन अभिक्रिया जिसमें उत्सर्जित न्यूट्रॉन, उत्सर्जित न्यूट्रॉन नए नाभिकों का विखंडन करें और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहे, कोमा नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है, नाभिकीय
श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? देखिए यहां से मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाऊंगा कि किस तरीके से हम श्रृंखला अभिक्रिया होती है। ये जैसे हमारे पास में एक यूरेनियम का नाभिक है, इस यूरेनियम के नाभिक के ऊपर हम एक न्यूट्रॉन का अटैक करवाते हैं। ये हमारे पास में यहाँ पर क्या है, एक यूरेनियम का नाभिक है। तो इससे हमारे को मिलते हैं बेरियम और क्रिप्टॉन। ये हमें क्या प्राप्त हो गए हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन। बेरियम क्रिप्टॉन के रूप में ये दो टुकड़ों में टूट जाता है। साथ में यहां पर हमें मिलते हैं 3 न्यूट्रॉन। 3 न्यूट्रॉनों का भी उत्सर्जन होता है। ये हमारे पास में एक न्यूट्रॉन आ गया, ये दूसरा न्यूट्रॉन, ये तीसरा न्यूट्रॉन। ये जो तीनों न्यूट्रॉन यहां से उत्सर्जित हुए वो फिर से 3 नए नाभिकों का, 3 नए यूरेनियम नाभिकों का विखंडन करते हैं। देखो यहां से ये एक यूरेनियम था, इस न्यूट्रॉन ने विखंडन कर दिया 2 टुकड़ों में, ये बेरियम, ये क्रिप्टॉन। क्लियर? फिर 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुए, वो फिर से 3 यूरेनियम के नाभिकों का विखंडन कर देते हैं। देखो इस यूरेनियम का विखंडन बेरियम क्रिप्टॉन में, इस यूरेनियम का विखंडन बेरियम क्रिप्टॉन में, इस यूरेनियम का विखंडन बेरियम क्रिप्टॉन में। लेकिन इसके साथ में ये फिर से 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं। फिर से क्या करेंगे, 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन करेंगे। तो ये फिर से नए नाभिकों का विखंडन करते हैं। फिर से ये क्या करेंगे, ये फिर से हमारे पास में यूरेनियम के नए नाभिक हैं। तो यहां से उत्सर्जित ये न्यूट्रॉन हैं सारे के सारे, इन न्यूट्रॉनों के द्वारा इन यूरेनियम नाभिकों का फिर से विखंडन होता है। ये प्रोसेस यदि लगातार चलती रहती है तो इस अभिक्रिया को हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, चेन रिएक्शन कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, चेन रिएक्शन है क्या, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला न्यूट्रॉन नए नाभिकों का यदि विखंडन करें और ये प्रोसेस यदि लगातार चलती रहे तो उस अभिक्रिया को हम चेन रिएक्शन कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? अब देखिए ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो 2 प्रकार की होती है। श्रृंखला अभिक्रिया एक्चुअल में विखंडन अभिक्रिया ही होती है। यदि इस तरीके से लगातार चलती रहती है तो उसको हम नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कह देते हैं। और ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार, और जो पहला जो प्रकार है वो है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। देखो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया होती है जिसकी गति को या उत्सर्जित ऊर्जा को हम नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे काबू में रहती है। तो उस अभिक्रिया को हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया एक बार प्रारंभ हो जाती है तो फिर उस अभिक्रिया की गति या उत्सर्जित ऊर्जा पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का हमारे पास में उदाहरण है नाभिकीय भट्टी, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर इसे हम कहते हैं। और ये जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए अगले वीडियो का वेट कीजिए। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में होता है परमाणु बम। परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है। एक बार यदि इसमें अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो इस तरीके से लगातार श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती है जब तक कि यहां पर नाभिकों की संख्या खत्म ना हो जाए। क्लियर? तो परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विद्यार्थियों ये थी श्रृंखला अभिक्रिया और आज के इस वीडियो में हमने नाभिकीय विखंडन के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। विद्यार्थियों यदि आपको इस टॉपिक के, इस चैप्टर के या कक्षा 12 के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर, इन पर व्हाट्सएप कीजिए 946023
9358 केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल किसी भी कंडीशन में ना करें, केवल व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नाभिकीय रिएक्टर को पढ़ने वाले हैं। नाभिकीय रिएक्टर के लिए अगले वीडियो को देखिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।